सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स के ऊपर जाएंगे। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ 7009294662। अगर आप ऑनलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी डाल सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं देन आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब भाई ध्यान से एक चीज़ समझना, जब मैं बोलता हूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सुन के आपके दिमाग में आना चाहिए कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है? कोऑर्डिनेशन हम इंग्लिश में तब यूज़ करते हैं जब हम ऐसा बताते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का सहयोग हो रहा है इसमें। ठीक है, उनकी तीन चीज़ों की मदद की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो उनकी कोऑर्डिनेशन की वजह से बनेगा। कैसे, देखते हैं। आपका भाई ये एक कोवेलेंट बॉन्ड का ही टाइप है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम शेयर्ड बाय बोथ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, यानी कि आपका जो एटम होगा, ठीक है, आपका सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, वो दो एटम्स के द्वारा शेयर किया जाएगा बट एक डिफरेंट पैटर्न में। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होता है उस तरीके से नहीं, एक अलग तरीके से। बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप और मैं क्या हैं, हम रूममेट्स हैं। ठीक है, आप हो, मैं हूँ, हम दोनों रूममेट्स हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, कुछ कपड़े ऐसे हैं, ठीक है, जो एक अलमारी आपके पास, एक अलमारी मेरे पास। ठीक है, मेरे पास कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मैं पहनना चाहता हूँ पर मेरी अलमारी में जगह नहीं है। ठीक है, आपकी अलमारी में जगह है, तो मैं क्या करूँगा, मैं आपके पास आऊँगा, आपको बोलूँगा कि यार ये कपड़े पकड़ो ज़रा। ठीक है, मेरी अलमारी में जगह ख़त्म हो गई है, ये मेरे कपड़े हैं, इसको अपनी अलमारी में रख लो। ठीक है, आप रख लोगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसी तरीके से बनता है। दो एटम्स हैं, एक होता है डोनर, ठीक है, देने वाला, और एक होता है एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने वाला। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो बी है, ठीक है, मान लीजिए बी है, ये डोनर का काम कर रहा है, इसके पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक लोन पेयर एक्स्ट्रा होता है। जैसे मेरे पास वो एक्स्ट्रा कपड़े थे, मैं क्या करूँगा, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे दूंगा, ए को दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ए के पास क्या है, इन इलेक्ट्रॉन्स को रखने की खाली जगह। ठीक है, और वो खाली जगह क्या होती है, वेकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा याद रखना भाई ऑर्बिटल्स में पड़ा होता है। ठीक है, हम आगे ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या पड़ा होता है, किस में पड़ा होता है, ऑर्बिटल्स में पड़ा होता है। ठीक है, छोटे छोटे डब्बे बनाते हैं हम, उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। ए के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल्स हैं, खाली डब्बे हैं, और बी के पास क्या है, उन डब्बों में भरने के लिए इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बी ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, लोन पेयर जो है, किसको दे दिया, ए को दे दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, जिसे मैं यहाँ पर एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एरो की पॉइंटेड वाली साइड कहाँ होगी, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, और दूसरी वाली साइड, स्ट्रेट लाइन वाली साइड किधर होगी, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो बी से ए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर बी हमारा क्या था, डोनर था इलेक्ट्रॉन्स का, जिसके पास लोन पेयर तो था लेकिन रखने की जगह नहीं थी। ए के पास क्या था, जगह थी। ठीक है, ए ने क्या किया, जगह थी उसके पास, इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, वो एक्सेप्टर बन गया। अब अगली चीज़ आती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको समझ आ गया। ठीक है, होप करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि ये बी और ए जो है, इनका डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग नेचर क्या बताता है। देखो याद रखना, जिसका भी डोनेटिंग नेचर होगा, ठीक है, यानी कि जो लोन पेयर का डोनर होगा, लुइस के हिसाब से, ठीक है, कॉजल लुइस के हिसाब से वो हमेशा एक्ट करता है एक लुइस बेस की तरह। ठीक है, यानी कि लुइस के कॉन्सेप्ट में, ठीक है, हम आपको मैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट होता है, एक लुइस कॉन्सेप्ट होता है, एक अर्हीनियस कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये बेसिकली बताते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक या बेसिक कब कब हो सकती है। एसिड बेस की कोई एक डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस हैं। अभी हम लुइस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको इक्विलिब्रियम में सारे डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी के लिए सिर्फ याद रखिए कि जो आपका लोन पेयर का डोनर होता है,
ठीक है, जो आपका लोन पेयर डोनेट करता है वो क्या रहता है, एक लुईस बेस रहता है, ठीक है। और जो आपका इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, वो एक लुईस एसिड होता है, ठीक है। माने जो लोन पेयर का डोनर है वो बेस है और जो लोन पेयर का एक्सेप्टर है वो क्या है, एक एसिड है। ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, ठीक है, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है, लुईस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। चलिए फिर बात आती है भाई हमारे अगले टाइप के बॉन्ड की, दैट इज दी आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड याद रखो, हम हमेशा उस बॉन्ड को बोलते हैं जो कि फॉर्म होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, कंप्लीटली ट्रांसफर हुए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। सबसे बढ़िया आयनिक बॉन्ड समझाने के लिए जो हम एग्जांपल लेते हैं वो NaCl का होता है, ठीक है। हमारे घरों में आपने नमक देखा होगा, मैं आपको समझाता हूँ होता क्या है। ये देखिए NaCl है, ठीक है, जूम कर देते हैं थोड़ा, ठीक है, NaCl है, ठीक है। सोडियम के पास भी क्या रहता है, सोडियम के पास याद रखो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 11 होते हैं, ठीक है। तो कन्फिग्रेशन कैसे लिखोगे, 2 8 1, ठीक है। वैलेंस में कितने आए, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो हमने देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बनाया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बनाया सोडियम के पास, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन 17 पे आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 2 8 7, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गए, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब खुद एक चीज़ सोच के बताना, ठीक है, खुद एक चीज़ सोच के बताना, सोडियम जो है, ठीक है, अभी 11 इलेक्ट्रॉन्स पर है, ठीक है, 281 पे है ये। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसका कन्फिग्रेशन हो जाएगा 28, है ना, जो कि नियॉन का कन्फिग्रेशन है। और मैंने पिछले लेक्चर्स में ही आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब कोई भी एटम एक नोबल गैस का कन्फिग्रेशन ले लेता है, ठीक है, एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेता है कोई भी एटम, तब हम बोलते हैं कि वो स्टेबल हो जाता है, या फिर कह लो कि उसका ऑक्टेट फिल हो जाता है, ठीक है। हम यही तो बात करते आ रहे हैं अब तक कि ऑक्टेट फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो सोडियम का क्या है, 281 है, एक इलेक्ट्रॉन फेंक देगा तो वैलेंस में कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, स्टेबल हो गया। उसके बाद क्लोरीन देखो, बेचारे के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा तो वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 7 + 1, ठीक है, जो 1 अभी नया लिया है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये भी स्टेबल, यानी कि ऑक्टेट इसका भी पूरा हो गया और ऑक्टेट क्लोरीन का भी पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया, आपका NaCl बन गया, ठीक है। ये इस तरीके से NaCl बनता है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। माने Na, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ठीक है, पॉजिटिव कब लगता है, कोई चीज़ कटायन कब बनती है, इलेक्ट्रॉन छोड़ने पे, और 1+ का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा। और Cl नेगेटिव जो है, ठीक है, Cl नेगेटिव माने उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है। अनायन कब बनता है, नेगेटिव चार्ज वाला कब बनता है, गेन करने पे, तो यहाँ पर 1 नेगेटिव है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है। सोडियम ने एक छोड़ा, क्लोरीन ने एक पकड़ा, आयनिक बॉन्ड बन गया। अब भाई याद रखना, आयनिक बॉन्ड के बाद ये जो हमारे जितने भी सारे क्रिस्टल्स होते हैं ना, ठीक है, जैसे आपने घर पे भी नमक देखा होगा, तो कभी नमक को बड़ा गौर से ऐसे रब करके देखना, आपको फील होगा कि वो क्रिस्टल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। वो क्रिस्टल भी, उन्हें हम लैटिस क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। जिस भी सब्सटेंस के से क्रिस्टल बनते हैं ना सॉलिड सब्सटेंस में, उसे हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल लैटिस होते हैं, इन क्रिस्टल लैटिस में बेसिकली क्या होता है, इन क्रिस्टल लैटिस में यही आयंस बहुत सारे, मान लीजिए आपने वो एक छोटा सा वो दाना उठाया नमक का, ठीक है, बहुत छोटा सा दाना उठाया, उसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल Na पॉजिटिव आयंस होंगे और उसके अंदर मल्टीपल Cl नेगेटिव आयंस भी होंगे, ठीक है। दोनों का नंबर बराबर होगा और बहुत ज़्यादा होंगे ये नंबर में, ठीक है। तो इनको बाइंड करके रखने के लिए क्या होता है, इनको बाइंड करने के रखने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, ठीक है। क्यों आती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए होती हैं क्योंकि इन दोनों का चार्ज ऑपोजिट है। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम आयन के ऊपर, और क्लोराइड आयन के ऊपर क्या आ गया, क्लोराइड आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसको बच्चों हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसीलिए हमेशा याद रखना, जो भी आपके आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं उन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि फोर्सेस बहुत ज़्यादा क्या रहती हैं, स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट
और गेन्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो हमने अभी किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन पकड़ा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जितने छोड़े जा रहे हैं या पकड़े जा रहे हैं, ठीक है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान, इसे हम बोलते हैं भैया इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन डालूं एक सिंपल सा कि NaCl के केस में सोडियम आयन की इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, तो आप बोलोगे सर 1। क्यों? क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन छोड़ा। मैं बोलूँगा क्लोराइड आयन की क्या है, तो आप कहोगे सर 1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पकड़ा है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पकड़े गए या छोड़े गए आयनिक बॉन्ड बनाते टाइम, उसे बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्लियर है भाई? चलिए अब लेटिस एंथैल्पी के साथ हम अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मिलेंगे।